नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं छठी कक्षा के दूसरे पाठ से, बचपन। प्रस्तुत है वीडियो भाग 1। पाठ का नाम बचपन और लेखिका है कृष्णा सोबती। हाँ हाँ, बचपन दिखाओ, बचपन की चीजें दिखाओ दिखाओ। हाँ हाँ मिस्टर बनी, हम आपको बचपन की कुछ ऐसी चीजें दिखाएंगे जिससे आपके मन को मोह लेंगी। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले क्यों ना एक बार हम इस पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती से एक मुलाकात कर लें। तो चलिए आइए सुनते हैं उनका साक्षात्कार। हिंदी साहित्य की वरिष्ठ और प्रख्यात लेखिका कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 को पश्चिमी पंजाब के गुजरात में हुआ। गुजरात शहर जो अब पाकिस्तान में है। इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला और दिल्ली में हुई। कृष्णा जी से पहले हिंदी साहित्य में लेखिकाओं की उपस्थिति कम ही दिखाई देती है। अपने लंबे साहित्यिक सफर में इन्होंने कहानी, उपन्यास, संस्मरण और निबंध लिखे। उनकी शब्दों के आलोक में नामक पुस्तक शब्द चित्रों की अत्यंत सराहनीय कृति है। आधुनिक भारत के इतिहास के संकटों और सवालों से जूझने का सार्थक प्रयास इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार और अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इनका जीवन जीने, सोचने और लिखने का एक खास अंदाज है जो इनकी शख्सियत की पहचान है। आइए आपको रचनाकार कृष्णा सोबती से रूबरू कराते हैं। नमस्कार। नमस्कार। हमारा काम है कि आप जैसे रचनाकारों से रूबरू कराना उन्हें। तो किताबों के माध्यम से तो हम उनको रूबरू कराते ही हैं, लेकिन जिन रचनाकारों को हम पढ़ाते हैं उनको टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अध्यापकों से और बच्चों से, उन रचनाकारों से रूबरू कराएं तो हमें और अच्छा लगता है। आपकी जो हम हशमत पुस्तक है, जितना आपने लेखकों पर, रचनाकारों पर, हिंदी, उर्दू, पंजाबी के लेखकों पर आपने लिखा है, इतना और वैसा किसी ने नहीं लिखा है जितना आपने लिखा है। उसमें एक मियाँ नसरुद्दीन का चरित्र भी आया है हम हशमत में। वो मियाँ नसरुद्दीन का चरित्र क्या इस तरह की नानबाई, सचमुच आप उनसे मिली और इतनी तरह की रोटियां होती है, यकीन नहीं होता है कई बार। जी, मैं उनसे मिली। मैं दिल्ली एक न कि सिर्फ राजधानी और दारुखिलाफा है, दिल्ली की पिछला इतिहास जो है हमारे पूरे इतिहास से जुड़ा हुआ है। जी। तो पुरानी दिल्ली को देखना अपने आप में मुझे नई दिल्ली ने सिखाया। मैं नई दिल्ली की पौध हूँ, लेकिन उसमें देखा कि जो पुराने शहर है, जो पुराना शहर है, कदीमी शहर है, वो कैसा है, और जो जामा मस्जिद है वो इस शहर की
बहुत ही हाँ, एक हाँ, हाँ। बहुत ही सघन बस्ती है। जी जी मैं पहली बार जब नसीरुद्दीन साहब से मिली जी। तो उनको देखा, मैं उधर मटिया महल के रास्ते से जा रही अच्छा, थी। वो जो गलियां हैं वो मेरी देखी हुई हैं अच्छा, सब। अच्छा। तो वहाँ जा रही थी तो एक साहब बैठे हुए वो एक लड़का आटे को जी, जी। माचा था ओह! और वो अपने खामोशी से बैठे हुए देख रहे हैं। उसके चेहरे पे कुछ अजीब चीज़ थी। मैंने उसको फॉलो किया। 3-4 दिन उन्होंने मुझे घास नहीं डाली जी। और कहा कि नहीं साहब, जो आपको बागर खानी चाहिए, कुछ भी चाहिए ले जाइए, हमसे बातचीत नहीं कीजिए, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, अखबार नवीसों का वक्त नहीं है हमारे पास। जी, खैर, आपने उसमें लिखा भी हाँ, है। हाँ। एक दिन वो उनका मूड आ गया तो मैंने जो सवाल किए, साहब मैं ये आपको बता सकती हूँ, एक बड़ी लंबी जिंदगी जी है, बहुत अनाम लोगों को देखा है, लेकिन ऐसा संवाद, ऐसी भाषा और इतनी छने हुई चीज़ें मैंने कहीं नहीं देखी। बाजार के अंदर बैठे हुए अपनी ज़िंदगी को एक खास ठिए पे जीते हुए जी जो उसने एक विजडम, जो एक सहज ज्ञान उनके पास था, उससे मुझे अपने तक भी शर्म आई, एक लेखक होने के नाते भी। और जब मैं आखिरकार जब मैंने इनको वो छाए रहे मेरे ध्यान में, काफ़ी देर के बाद मैं फिर वहाँ गई और देखा वो वैसे ही बैठे हुए और वैसे ही अपने इत्मीनान से। मैंने लिखा, मुझे अब भी अपने दिल में इस बात का बहुत ही एहसास है कि मैंने उनके शब्दों को इस्तेमाल किया, उनके संवाद को इस्तेमाल किया, और ये हशमत का टुकड़ा जो था ये छप भी गया और ये इसको सराहा भी गया, पर मैंने उनको कॉपीराइट के तौर पे उनको कुछ नहीं पहुंचा सकी। जब मुझे इस बात का ख्याल आया तब तक वो जा चुके थे। ये जो ज़बान है, ये उन लोगों की ज़बान है जो हाथ से काम करते हुए सोचते हैं। इसमें किसी आइडियोलॉजी की बात नहीं। चलिए अब पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित एक पाठ की ध्वनि प्रस्तुति। पाठ का शीर्षक है बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूं, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूं। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूं, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे
गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वो नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नए नए किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। ये एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वो शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर। कन्फेक्शनरी काउंटर पर
तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले ले खाती। शिमला की काफल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वो अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया जलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब रिष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च। चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगीं। रिज की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सरवर, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन
और सामने सिग्नल देता खंबा। थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, पंख फैलाकर। ये देखो, और वो गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। ये वो दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूं। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। देखो देखो, कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। ये नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। जब वो चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी। देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वो टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियां। बच्चों, आपने पाठ ध्यानपूर्वक सुना। अब हम लेते हैं पाठ का सार। सार मतलब
पाठ में क्या बताया गया है। अगर उसे कुछ शब्दों में बताना हो तो यह पाठ संस्मरण शैली में लिखा गया है, जिसका अर्थ है स्मरण करके या याद करके पुरानी बातों को लिखना। पाठ में लेखिका ने अपने बचपन की छोटी बड़ी बातों को उभारा है, चाहे वह पहनी जाने वाली रंग बिरंगी फ्रॉक हो, झटपट लगने वाले फल या स्वादिष्ट चॉकलेट। बचपन में नियमों का पालन करना, एक चुलबुला जीवन जीना और बड़ों की बात न मानने पर चश्मा लग जाने के छोटे बड़े किस्सों को उन्होंने हमारे साथ बांटा है। पाठ पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम भी उस समय में कृष्णा सोबती जी के पास पहुंच गए हों। भाई, छोटे छोटे बच्चों को गृह कार्य मजेदार देना। हाँ मिस्टर बेनी, हमने गृह कार्य का खास ध्यान रखा है। पहला प्रश्न हमने दिया है जो बहुत ही मजेदार है। कविता पूरी करो। बच्चों, हमने 2 पंक्तियां दी हैं, जिनके आगे कुछ और पंक्तियां जोड़कर इस कविता को आपको पूरा करना है। पंक्तियां हैं, गुड़िया रानी बड़ी सियानी। आगे आपको कुछ और पंक्तियां जोड़कर ये कविता पूरी करनी है। प्रश्न 2 है, अपने बचपन की जब आप 7-8 साल के रहे होंगे, कोई एक बात याद करें और सुंदर शब्दों में लिखिए। वो बात मजेदार भी हो सकती है, रोचक भी हो सकती है, उसे अपने शब्दों में आपने वर्णन करना है। हमने इस वीडियो को रोचक बनाने की हर कोशिश की। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम इस पाठ से जुड़े विभिन्न प्रश्नोत्तर लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।